मांझा बीकानेर से खबर है। नोखा में चाइनीज मांझे से एक बालिका घायल हो गई। साइकिलिस्ट बालिका सुबह प्रैक्टिस कर रही थी। मोहनपुरा क्षेत्र की एक घटना है। 14 साल की खिलाड़ी का अब उपचार करवाया जा रहा है। सुबह साइकिलिंग करते हुए नोखा के अंदर चाइनीज मांझे का शिकार हो गई और इसके बाद अब इसका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मोहनपुरा क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। बीकानेर से ये खबर मोहनपुरा क्षेत्र नोखा में, जहां पर एक साइकिलिस्ट 14 साल की बच्ची जो सुबह साइकिलिंग कर रही थी, उसी दौरान उसके गले में चाइनीज मांझा लपटा और उसके बाद घायल हो गई। फिलहाल इसका इलाज करवाया जा रहा है। बीकानेर के नोखा तहसील में कस्बा मोहनपुरा में ये घटना हुई, जहां पर सुबह एक साइकिलिस्ट बच्ची जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, वो सुबह साइकिलिंग कर रही थी और इसी दौरान प्लास्टिक मांझा उसके गले में लगा। विक्रम जगरवाल हमारे बीकानेर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, कैसे हुई ये पूरी घटना और फिलहाल इस बच्ची की स्थिति कैसी है? जी आसिफ, क्योंकि आज बीकानेर का स्थापना दिवस है और बीकानेर के स्थापना दिवस पर यहाँ पतंगबाजी का जो है वो पतंगबाजी की जाती है, तो ऐसे में आज जो है वो नोखा क्षेत्र में भी पतंगबाजी हो रही थी और इस दौरान जो पतंगबाजी के दौरान जो मंजे का उपयोग होता है, उसमें जो चाइनीज मंजे का उपयोग होता है, उसकी वजह से जो ये बालिका है वो घायल हुई है। और सुबह जब ये अपनी साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, मोहनपुरा इलाका है नोखा क्षेत्र का, वहां पर अचानक जो ये प्रैक्टिस करने के दौरान जो है मंजा आ गया और उससे ये बालिका घायल होगी और इसे उपचार के लिए जो बागड़ी अस्पताल है वहां पर लाया गया है। अभी जो है इसका उपचार चल रहा है और बालिका की स्थिति कुछ ठीक बताई जा रही है, लेकिन अभी उपचार के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएगी कि कितना उसे मंजे की वजह से नुकसान हुआ है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीएम की अहम बैठक, उच्च शिक्षा पर बड़ी बैठक। सीएम गहलोत की आज 2 बैठकें प्रस्तावित है। दोपहर 12 बजे उच्च शिक्षा की समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 5 बजे अभ्यारण्यों के प्रबंधन को लेकर बैठक प्रस्तावित है। तो सीएम गहलोत की आज 2 बैठकें प्रस्तावित। दोपहर 12 बजे उच्च शिक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और शाम को 5 बजे अभ्यारण्य के प्रबंधन को लेकर यह बैठक की जाएगी। कुछ जरूरी दिशा निर्देश इसमें दिए जा सकते हैं। समीक्षा बैठक है, क्या कुछ और नई जरूरतें हैं, नई मांगे हैं और क्या कुछ इन दोनों समीक्षा बैठक में दोनों ही विभागों का अपडेट है, इससे जुड़ी हुई ये बैठक जिसकी अध्यक्षता सीएम अशोक गहलोत करेंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने कहा है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई थी और वो पीएम नरेंद्र मोदी पर बहुत भरोसा करते थे। प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वो कर्नल किरोड़ी को बहुत पसंद था। साथ ही बीजेपी की जो पॉलिसी है वो उन्हें शुरू से ही पसंद थी। 2013 में बीजेपी से मन उचटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्नल बैंसला के लिए समाज सर्वोपरि था। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि लंबे आंदोलन के बाद उनके समाज को आरक्षण का लाभ मिला है। कर्नल साहब का मन इस बात पे लगा क्योंकि कर्नल साहब एक तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत विश्वास करते थे और उनको मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन बहुत पसंद आता था और वो हरदम कहते थे कि वी हैव टू बिल्ड द नेशन। उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं थे जब वो बीजेपी में आए था। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ जी। अभी कर्नल साहब ने तब की बात कर रहा हूँ जब आए तब उनका मन लगा। प्रधानमंत्री अभी बने हैं, लेकिन जो पॉलिसीज हैं पार्टी की वो तो पहले भी वही थी ना। तो नेशन बिल्डिंग इज नॉट एन इंडिविजुअल, नेशन बिल्डिंग इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल।
इंदिरा रसोई योजना में अब प्रदेश भर में 12 करोड़ थालियां हर साल परोसी जाएंगी। इसके लिए सभी 213 निकायों में 358 रसोइयों को बढ़ाकर 1000 किए जाने की तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस कीमत पर एक कप चाय तक नहीं मिलती, उससे कम पर भोजन, यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन अविश्वास की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मकसद मुनाफा नहीं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को धरातल पर लाना है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी भोजन मुहैया कराना है। कोई भूखा नहीं सोए के आर्ष वाक्य के साथ 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई इंदिरा रसोई कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही है। तभी 5.5 करोड़ से ज्यादा को भोजन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को बढ़ाकर 12.85 करोड़ किया गया है। अमूमन बड़े बड़े दावों के साथ शुरू की गई सरकार की योजनाओं को ऐसी सफलता नहीं मिलती जितनी इंदिरा रसोई को मिली है। पर अगर आप इस योजना की सफलता को लेकर अभी भी आशंकित हैं या फिर सारा खेल फाइलों और विज्ञापनों का समझ रहे हैं, तो चलिए ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। ये जो खाना है, खाने की थाली वो यहाँ पर लग चुकी है। आप देखिए कि दाल और सब्जी इसमें दी जा रही है और अचार है, साथ में चपाती है। आज का जो मेन्यू है वो ये यहाँ पर इस जगह पर रखा गया है। लोग जो भोजन कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा। कहाँ से आए आप? मैं अजमेर से आए। भोजन कैसा है यहाँ? बहुत बढ़िया है भोजन। ठीक लगा खाना? ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। एक बात बताएं कि बाज़ार में अगर हम जाएं तो इस तरह का भोजन मिलेगा और दूसरा की मिलेगा तो इस तरह पे मिलेगा? बाजार का भोजन इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाजार में जो मसाला बना के रख देते हैं वो काफ़ी टाइम का हो जाता है। यहाँ जो खाना मिल रहा है वो फ्रेश है, एकदम फ्रेश है खाना। बिल्कुल। तो वो मसाला बन के जो कोई भी चीज़ लोगे स्वाद है, बाकी उसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो डेली का रूटीन वर्क में चल रहा है, खाना पौष्टिक भी है। हाँ, पौष्टिक भी है, रूटीन वर्क में चल रहा है, तो फ्रेश खाना आ रहा है, बन रहा है। खाना है, चलिए अच्छी बात है। कुछ लोग और भी यहाँ पर जो बैठे हैं उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? जयपुर से। जयपुर से ही आप भोजन कर रहे हैं यहाँ पर। कैसा खाना है? बिल्कुल साफ है। अच्छा खाना है। कोई और साफ़ सफाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, समस्या आई है? बिल्कुल प्रॉब्लम। कुछ एक जगहों को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर संतोषजनक तस्वीरें नजर आईं। खाने की क्वालिटी ठीक थी तो हाइजीन का भी ध्यान रखा जा रहा था। हालांकि लोगों ने इसमें डाइट बढ़ाने और डाइट को बदलते रहने के सुझाव भी दिए। लोगों की संख्या को देखते हुए स्थान बढ़ाने की जरूरत भी बताई गई। स्टेट में 358 रसोइयाँ हैं जो पूरे स्टेट में अभी काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा इस दिशा में काम हुआ है। और इसकी सफलता को देखते हुए भी राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी बजट में 642 और इंदिरा रसोइयों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से करीब 1000 से ज़्यादा जो है वो रसोइयाँ पूरे स्टेट में हो जाएंगी। हाल ही में इंदिरा रसोई संचालकों के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर भी सरकार इसकी क्वालिटी सुधारने पर जोर दे रही है। वहीं भामाशाहों से की गई सीएम की अपील का भी असर होने लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक 20,000 से ज्यादा भामाशाहों ने इस योजना में अपना सहयोग दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी दिनों में योजना के विस्तार के दौरान भी खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ताकि सरकार की इस योजना का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को सही तौर पर मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश धादीच की रिपोर्ट। और अब बात अलवर की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अरुण सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर जानबूझकर लोगों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। राजस्थान की सरकार गहलोत सरकार संकटों से घिरी हुई सरकार है। यहाँ बिजली का संकट है, पानी का संकट है, कानून व्यवस्था का संकट है और भ्रष्टाचार का संकट है, करप्शन का संकट है और दवाई का संकट है। और तो और एक कहिए तो पूरी की पूरी कुर्सी बचाने का ही गहलोत सरकार का संकट है। और इन संकटों के कारण प्रदेश की जनता भी संकट में है। लोगों के मन में भय और आक्रोश है। और राजस्थान में कुल मिलाकर के कांग्रेस का कुराज है और गहलोत सरकार जो है वो गहलोत जी पूरी तरीके से धृतराष्ट्र बने हुए हैं।
महिलाओं के अत्याचार नंबर 1 पे है। में मंदिर टूटता है, मंदिर सरेआम तोड़ना, 300 साल पुराना मंदिर तोड़ना और मूर्तियों को कटर से काटना, तो कल्पना, हम लोग इस बात को बोल नहीं सकते। बोलने में लगता है कि कहीं पाप तो नहीं कर दिया, या पाप करने वाले लोग, उनको संरक्षण देने वाले लोग या कांग्रेस के लोग हैं। कभी भी इनको जनता तो माफ करेगी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। भगवान भी इनको कभी माफ करने वाला नहीं है। कि पीएफआई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनी तो पीएफआई का वहाँ बिल्कुल रोक लगाई। पीएफआई के लोग फिर राजस्थान में आए, राजस्थान में इनका जाल बढ़ना शुरू हुआ। कोटा में 2 महीने पहले पीएफआई का पद संचलन होता है और पूरे षड्यंत्र के पीछे अगर किसी का हाथ है तो पीएफआई का है। ये हमको मालूम है तो गहलोत जी को कोई नहीं मालूम है, बताइए भैया। पीएफआई का चारों ओर राजस्थान में जाल बिछ रहा है और गहलोत जी को तुष्टि करने की राजनीति दिख रही है। अरे प्रदेश की जनता ने गहलोत जी क्या बिगाड़ा है? आपको सत्ता में बैठाया, आपके कम से कम प्रदेश की जनता के हितों की तो बात सोचिए। राजस्थान प्रदेश को डबल इंजन की सरकार चाहिए। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, क्योंकि जनता को समझ में आ गया कि डबल इंजन वाली सरकार के माध्यम से ही विकास हो सकता है प्रदेश का। इसलिए राजस्थान में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। बीजेपी के प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। इनमें 13 विषयों पर 3 दिन तक पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। भविष्य में देश और पार्टी के सामने चुनौतियों से लेकर बीजेपी अपने इतिहास से कार्यकर्ताओं को रूबरू करवा रही है। साथ ही राष्ट्र निर्माण में उसकी भागीदारी, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, देश के सामने भावी चुनौतियां और पार्टी को सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनाने की दिशा में पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बीजेपी भाषण से नहीं विचार से चलती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम उसे वक्त के साथ और मजबूत बनाता है। जिस प्रकार वैचारिक जो हमारी धारणा है उसको पुख्ता करने के लिए और उसको अभ्यास में लाने के लिए ये हमारे प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। आज जिले के और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण के लिए भाटिया भवन में उपस्थित हुए। प्रशिक्षण हमारी बीजेपी का प्राण है। हम सब लोगों ने जब से काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारी काम करने वाली टीम को जब तक पार्टी के रीति नीतियों का पता नहीं हो, किस प्रकार से हमारी पार्टी चली और किस प्रकार से आगे बढ़ी है, हमारे यहाँ भाषण से नहीं बढ़ती है, चरित्र से और अपने गुणों से बढ़ती है। और बीकानेर में एक मकान में चोरी हुई। बज्जू में एक मकान में करीब 50 लाख रुपए की चोरी की गई। 60 तोला सोना, करीब 10 लाख रुपए नगद चोरी किए गए। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से पुलिस टीम ने फुटप्रिंट लिए। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। तो घर में 60 तोला सोना था, 10 लाख रुपए नगद बताए जा रहे थे। मकान मालिक का आरोप है कि उसके घर से लगभग 60 से 70 लाख रुपए चोरी किए गए। तो बीकानेर में एक मकान में चोरी हुई बताया जा रहा है। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस के अंदर विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, पूरा घटनाक्रम क्या था, कहां पर ये चोरी हुई है और घर के अंदर 60 तोला सोना रखा हुआ था, साथ ही 10 लाख रुपए कैश? जी ये जो पूरा मामला है वो बज्जू क्षेत्र का है और बज्जू क्षेत्र में जो ये शीशपाल का मकान है उसमें जो है वो चोरी हुई है और इसमें करीब जो है वो 50 लाख रुपए की ये चोरी बताई जा रही है और इसमें जो सोना चांदी के अलावा 10 लाख रुपए नगद भी
चोर ले गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी पुलिस ने जो है वो वहां से फुटमार्क वगैरह भी लिए हैं और पुलिस जो है वो अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। और मकान मालिक जो है उन्होंने पूरा ये मामला कल दर्ज करवाया था और आज जो है पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है वो सभी चीजों की जो है वो पूरे घटना स्थल का मुआवजा लिया है और पुलिस जो है अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पर बर्लिन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर गए हैं पीएम। तो बर्लिन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उभरती हुई टेक्नोलॉजी से और आपसी सहयोग से कितनी मजबूती आएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ तमाम जो पहलू हैं उन पर चर्चा होनी है, विचार विमर्श होना है, मंथन होना है और आने और फिर से शुरू होंगे प्रशासन शहरों के संग अभियान। अभियान के दूसरे चरण का आगाज आज है। 1 जनवरी 2022 से अभियान बंद था। नगर निगम ने अगले 2 महीने के कैंप का शेड्यूल जारी किया। ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी करने का लक्ष्य है। अब मार्च 2023 तक करीब 6,89,000 पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। जोनवार और वार्डवार शिविर किए जाएंगे आयोजित। जयपुर में आज फिर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हुआ। अभियान 1 जनवरी 2022 से बंद था। नगरीय निकायों ने राज्य सरकार से दिशा निर्देश मिले और दी गई छूट के जरिए आम जनता को ज्यादा से ज्यादा पट्टे बांटने की तैयारी की है। बड़े नगरीय निकायों ने आगामी 2 महीने का शेड्यूल भी जारी किया। इसमें जोनवार और वार्डवार शिविर आयोजित किए जाएंगे। हर महीने बांटे जाने वाले पट्टों की संख्या का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। निकायों में 1,83,407 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। विकास प्राधिकरण और विकास न्यास में 1,27,593 पट्टे बांटे गए। मार्च 2023 तक करीब 6,89,000 पट्टे बांटने का लक्ष्य है। और जयपुर से हमारे साथ महेश दादीच जुड़ गए हैं। उनके पास सीधा रुख करते हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है महेश आज प्रशासन शहरों के संग अभियान में? देखिए, बिल्कुल आज से प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण है। 1 जनवरी 2022 से जो है ये अभियान बंद हो गया था और उसके बाद कोरोना की वजह से बंद हुए इस अभियान को दोबारा से शुरू किया गया है। और प्रदेश के सभी 213 निकायों के साथ में विकास प्राधिकरण और विकास न्यास में जो सबसे महत्वपूर्ण फोकस है वो इस अभियान में पट्टा देने को लेकर के है। मैं इस समय जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में मालवीय नगर जोन में मौजूद हूँ और जोन कार्यालय में आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से आज प्रशासन शहरों के संघ का जो ये कैंप है यहाँ पर शुरू हो गया है। तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने कैंप में बैठे हैं और जैसे ही लोग यहाँ पर आना शुरू करेंगे उन्हें जो संबंधित जानकारी है वो दी जा सकेगी। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर करीब जो है राजस्थान में इस शिविर के जरिए, इस अभियान के जरिए 3 लाख पट्टे करीब दिए गए हैं। अब 7 लाख पट्टे और जारी करने हैं, जिसका कि एक लक्ष्य तय किया गया है और वो लक्ष्य जोन वाइज भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है निगम के द्वारा या फिर विकास प्राधिकरणों के द्वारा। जयपुर में किस तरह से इसकी तैयारी रही है जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर जोन उपायुक्त मुकेश मुंशी हमारे साथ में बात करने के लिए हैं। सर, किस तरह की प्लानिंग है आप लोग की और कैसे जो रिलैक्सेशन सरकार के द्वारा दिए गए हैं, जो राहत दी गई है वो आमजन को मिल सकेगी, क्या आपकी तैयारी है? आज प्रशासन शहरों के संग अभियान का ये प्रथम कैंप है मालवीय नगर जोन के अंदर। इसके अंदर हमारी प्रायोरिटी यही है कि जो भी आवेदक जिसने पूर्व में भी हमारे यहाँ पे पत्रावली पट्टों के लिए या नाम ट्रांसफ़र के लिए या सब डिवीज़न हो, पुनर्गठन हो या भवन निर्माण स्वीकृति के लिए जो पत्रावलियाँ यहाँ पे चल रही हैं, उन पत्रावलियों को भी हम आज कैंप के अंदर रख रहे हैं।
और इसके अंदर मौके पर ही हम प्रयास यही रहेगा कि मौके पे अधिक से अधिक पत्रावलियों का हम निस्तारण करें। हमारे यहाँ पे पूरी टीम हमारी जोन की यहाँ मौजूद है, जिसमें एटीपी मैडम है, पटवारी जी हमारे हैं, जेईएन साहब हैं। तो जहाँ पे मौका रिपोर्ट की जहाँ तक बात है, जेईएन के स्तर पे मौका देखने की बात है, तो उसको भी हम इंश्योर कराएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आज के कैंप को सार्थक और सफल बनाने के लिए हम अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे लाभान्वित कर सकें। सर, किस तरह की अभी तक आपने देखी होगी, अभी आपने रिसेंट यहाँ ज्वाइन किया है, किस तरह की पेंडेंसी जो है वो यहाँ पर अभी रही है और उसे क्लियर करने के लिए किस तरह के दिशा निर्देश रहेंगे अभी हमारे यहाँ पे कुछ पत्रावलियाँ हैं, लीज डीड की पत्रावलियाँ भी हैं, कुछ एक आध नाम ट्रांसफ़र की पत्रावली भी है। इसमें कईयों में जैसे हमारे पूर्व में पटवारी यहाँ पदस्थापित नहीं थे, 4-5 रोज़ पहले ही पटवारी का पदस्थापन यहाँ पे हुआ है। तो स्वामित्व की रिपोर्ट को लेके कुछ पत्रावलियाँ यहाँ पे पेंडिंग है। तो इस संबंध में पटवारी को हमने दिशा निर्देश भी आज दे दिए हैं कि भाई वो शीघ्र से शीघ्र उन पत्रावलियों पे स्वामित्व की रिपोर्ट करें, ताकि हम इसको आगे पत्रावलियों का निस्तारण कर सकें। पत्रावली पर निस्तारण कर सके, साथ में पट्टों पर भी आपका खास तौर पर जोर रहेगा, उसका भी एक टारगेट है जी। मूल रूप से हमारा फोकस है वो राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करने का है, जिससे कि स्वच्छ भारत अभियान का भी है, साफ़ सफाई का भी है, सीवरेज का भी है। साथ के अंदर जो मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि पट्टों का, नाम ट्रांसफ़र का और विभिन्न जो भी प्रकार के जन्म मृत्यु पंजीकरण है, विवाह पंजीकरण है, तो समस्त प्रकार के जो कार्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकें। तो वैसे डे बाय डे ये काम होते रहते हैं, लेकिन स्पेशली जो है ये कैंप लगा करके इस लिए किया जा रहा है ताकि काम में तेज़ी आए। और प्रशासन शहरों के संग जो ये कैंप लगाया गया है, ये एक बार फिर से शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें जो अटके हुए लोगों के काम रहे हैं वो दोबारा से हो सकें। करीब 47,000 के आसपास जो पट्टों की फाइलें थी वो लंबित चल रही थी, उसमें भी जो है निराकरण करना है। 15 से ज़्यादा तरीके जो के रिलैक्सेशन हैं वो भी UDH LSD की तरफ से जारी किए गए हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही कि इस बार जो ये अभियान चलेगा, और क्योंकि देखिए इस अभियान की जो तिथि है वो मार्च 2023 तक कर दी गई है, तो ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो रिलीफ देने की जो कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। UDH मंत्री शांति धारीवाल भी इस संबंध में तमाम जो अधिकारी हैं उनको ये कह चुके हैं कि अब किसी तरह की जो शिकायतें हैं वो पट्टों को लेकर के या फिर जो भी उनके बाकी के कामकाज जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं उसे लेकर के नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सरकार का जोर है कि आम जन को जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं या फिर जो प्रशासनिक कामकाज जो है वो किसी तरह की अड़चन में नहीं फंसे, उनका जो काम है वो सरल तरीके से हो सके। इसका सरलीकरण करने पर भी जो है ख़ास तौर पर जोर दिया गया है और प्रशासनिक लापरवाही नहीं हो इस लिहाज से भी ताकीद किया गया है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो इस बार का टारगेट रखा गया है कि जो 7 लाख पट्टे हैं और अलग अलग जोन वाइज जो टारगेट है, JDA की अगर हम बात कर लेते हैं तो 60,000 जो पट्टे जारी करने का लक्ष्य है विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर वो रखा है। तो नगर निगमों के अलग अलग जोन वाइज कार्यक्रम जारी रहेगा और इन 2 महीनों के अंदर अगर लगातार उपस्थिति बनी रहती है इन कैंप्स की, तो निश्चित रूप से जो है वो टारगेट को समय रहते पूरा किया जा सकता है। महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में 3 बार कैंसर को हराने वाले रोगी का उसके खुद के बोन मैरो से ट्रांसप्लांट कर उपचार किया गया और BMCHRC में पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट बगैर किसी जटिलता के सफलतापूर्वक किया गया। हॉस्पिटल के मेडिकल एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता के मुताबिक जयपुर निवासी इस रोगी में नॉन हाजकिन लिम्फोमा की पहचान 2019 में हुई थी। रोगी को उपचार के लिए BMT का सुझाव दिया गया, लेकिन कोविड संक्रमण का दौर और पारिवारिक कारणों के कारण रोगी ने BMT नहीं करवाया। 3 बार इलाज पूरा करने के बाद रोगी ने BMT करवाने का फैसला किया। रोगी का ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए। 3 सप्ताह तक चले इस उपचार के बाद रोगी स्वस्थ है, लेकिन करीब 1 साल रोगी को मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पर रखा जाएगा। इनका ट्रांसप्लांट हुआ था 12 अप्रैल को। अब ये पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। इनका फीवर बिल्कुल ठीक है, कोई इनको कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनकी WBC और प्लेटलेट भी अब बढ़ने लगी हैं और ये पूरी तरह से डिस्चार्ज के लिए तैयार हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।